वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 के बारे में है। 3 लोगों को इस बार ये नोबेल प्राइज दिया गया है। अच्छी बात ये है कि इस बार ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये क्लाइमेट साइंटिस्ट को दिया गया है। इसमें जो 3 साइंटिस्ट हैं उनमें पहले हैं सुयोकरो मनाबे। 90 ईयर्स इनकी एज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं ये, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था वो काफ़ी पहले था। इसके बाद लाउस हेसलमैन, इनकी भी उम्र 89 ईयर्स है, और जियोर्जियो पेरिसी ये भी 73 ईयर्स के हैं। मतलब काफ़ी सीनियर इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उन्हें फिजिक्स का नोबेल दिया गया हो। इनकी जो डिस्कवरीज हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैनेबे और हेसलमैन, इन्हें जो अवार्ड दिया गया वो इनकी फिजिकल मॉडलिंग के लिए दिया गया है जो उन्होंने अर्थ के क्लाइमेट के बारे में की थी। यहाँ पर उन्होंने क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी और रिलायबिलिटी को जज किया ताकि ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट किया जा सके। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आसान भाषा में समझे तो ओवरऑल आज हम ये कहते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम ज़्यादा करेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यह हमें पता कैसे चला कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इस बात की जानकारी फॉर द फर्स्ट टाइम मैनेबे ने अपनी कैलकुलेशंस के माध्यम से हमें दी थी 1960s में। यू कैन सी कि इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी पहले था कि ये ग्लोबल टेम्परेचर को एनहेंस करता है। और वर्तमान का जो क्लाइमेट मॉडल है वो एक्चुअली में इसी इंफॉर्मेशन या इसी फिजिकल मॉडलिंग पर बेस्ड है। और यहाँ पर जो हेसलमैन थे, इस कंट्रीब्यूशन के अलावा उन्होंने वेदर और क्लाइमेट के बीच रिलेशन को भी स्पेसिफाई किया और ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे ग्लोबल वार्मिंग को इनहेंस कर रहा है इसका भी प्रॉपर इवैल्यूएशन हेसलमैन के द्वारा किया गया था। जो पेरिसी हैं, उन्होंने जो डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशंस हमारे फिजिकल सिस्टम में या फिजिकल एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है उसे इवैल्यूएट किया। ये उन्होंने बहुत ही माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक किया। माइक्रो लेवल पे मतलब इन डिस्टर्बेंसेस एंड डिसऑर्डर्स को उन्होंने एटॉमिक लेवल पर भी इवैल्यूएट किया और प्लेनेटरी स्केल पर भी इवैल्यूएट किया। उनका ये मानना था चाहे कितना ही रैंडम फ्लक्चुएटिंग फिजिकल फिनोमेना क्यों ना हो, आपको उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर दिख जाएगा। और इसे इन्होंने अपने डीप फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल से प्रूव भी किया। जो वर्तमान की जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग, उनको स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्लाइमेट साइंस। लास्ट ईयर साइंटिस्ट रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजिल और एंड्रिया गेस को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था जो उनकी डिस्कवरीज ब्लैक होल से रिलेटेड थी उसके लिए। तो इस बार इन 3 लोगों को यह प्राइज दिया गया है। यहाँ पर क्लाइमेट साइंस रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं, बट कुछ जो नोबेल प्राइज हैं पहले भी दिए गए हैं। जैसे कि 2007 में नोबेल प्राइज दिया गया था IPCC को। यह हालांकि नोबेल प्राइज पीस से रिलेटेड था, नोबेल पीस प्राइज था। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में है। इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो ऑल्दो ये फिजिक्स में नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 1995 में पाउल कॉट्जिन को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने ओजोन लेयर पर काफी ज्यादा काम किया था। तो देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट साइंस से जुड़ा हुआ ही एक नोबेल प्राइज था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नोटिफाई किया है कि हम एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाएंगे और इस संबंध में कुछ रूल्स भी निकालेंगे। अब ये बोर्ड करेगा क्या? इस बोर्ड का काम होगा कि रोड सेफ्टी को ये इंश्योर करें, उसके लिए इनोवेटिव जो टेक्निक्स हैं उनको इवॉल्व करें और नई नई टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप किया जाए ताकि हम ट्रैफिक को और मोटर व्हीकल को अच्छे से रेगुलेट कर सकें। इसी उद्देश्य से बाकी बातों के साथ साथ, इंटर आलिया का मतलब होता है अन्य बातों के साथ साथ, बोर्ड कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड करेगा। ये स्टैंडर्ड्स रोड सेफ्टी से जुड़े हुए होंगे। ये गाइडलाइंस तैयार करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और स्किल को डेवलप करने के लिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी एम्पावर्ड रहे कि वो रोड सेफ्टी इंश्योर कर सके। बोर्ड कुछ टेक्निकल एडवाइस और असिस्टेंस भी देगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा और लोकल अथॉरिटीज को भी देगा कि वो रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसका हेड ऑफिस NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में होगा। ये चाहे तो कहीं और भी ऑफिसेस अपने अन्य प्लेसेस पर भी खोल सकते हैं।
इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन होंगे, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेंबर इसमें हो सकते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। ये प्रमोट करेंगे गुड प्रैक्टिसेस रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और कंसिस्टेंसी देखेंगे जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं और डोमेस्टिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बीच में कि इनमें मैच हो रहा है कि नहीं। इस संबंध में रिसर्च वगैरह भी कंडक्ट करवाना ताकि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्रैश इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकें कि किन कारणों से ये हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रिलीज किया गया है। अब देखिए कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स स्टैब्लिश किए गए हैं इंडिया के द्वारा। ये कोई पार्क नहीं होता जहाँ पे फूल पौधे लगाए जाते हैं। एक्चुअली में एक रीजन स्पेसिफाई किया जाता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए जो भी बेसिक इंफ्रा रिक्वायर्ड है, जैसे कि रोड, बिजली या और भी जो बेसिक इंफ्रा वहाँ पर ज़रूरी है वो सरकार अपनी ओर से डेवलप कर देती है। यूजुअली ये कॉमन इंफ्रा होते हैं जो सभी यूज़ कर सकें और फिर वहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाता है कि इंडस्ट्रीज वहाँ पर जाकर अपनी यूनिट्स खोलें। तो ये एक पार्क की तरह हो जाता है जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती हैं, एक हब तैयार हो जाता है। लेकिन कौन सा पार्क कितना बढ़िया है और कहाँ पर इंफ्रा कितना ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स जाके अपनी नई यूनिट्स खोलें या इन्वेस्टमेंट करें, ये पता कैसे चले, इसी बात की जानकारी लोगों को देने के लिए IPRS रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन्वेस्टर्स को सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की और पार्क्स की कि कहाँ पर कैसा इंफ्रा है। इससे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस है वो इनहेंस होगा और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। इसमें जो भी ये पार्क्स वगैरह हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायरर्स। ये रेटिंग 4 पिलर्स पर बेस्ड होगी। इंटरनल इंफ्रा कैसा है उस इंडस्ट्रियल पार्क का या फिर इकोनॉमिक जोन का, एक्सटर्नल इंफ्रा कैसा है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं और इन्वायरमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट एक्सटेंशन है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का। ये जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है इसमें 4400 इंडस्ट्रियल पार्क की जानकारी है जो GIS इनेबल्ड है, मतलब उनकी कहाँ क्या लोकेशन है इसकी भी जानकारी है। जो इवेल्युएशन किया गया है इसमें 41 जो पार्क्स हैं उनको लीडर्स की कैटेगरी में डाला गया है, 90 को चैलेंजर्स की और 185 को एस्पायरर्स की। अगर हम इस लैंड बैंक की बात करें तो ये DPIIT द्वारा ही डेवलप किया गया पोर्टल बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पर पूरी इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन एक जगह रख दी गई है जो कि उनकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ अटैच्ड है। ये वन स्टॉप रिपोजिटरी है जहाँ पर इन्वेस्टर्स जाके देख सकते हैं कि कौन से पार्क में कनेक्टिविटी कैसी है, इंफ्रा कैसा है, नेचुरल रिसोर्स टेरेन कैसा है, प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। GIS इनेबल्ड डेटाबेस मदद करेगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको फ्री रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेने में, ताकि वो वहाँ पर अच्छी जानकारी के साथ जा सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोरल रीफ्स के बारे में है। हाल ही में ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने एक रिपोर्ट रिलीज की दुनिया भर में कोरल रीफ के स्टेटस की जानकारी देने के लिए। कोरल रीफ क्या होता है? ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, पानी के नीचे मिलता है। हालांकि उथला हुआ पानी होना चाहिए, बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। रीफ चट्टान नुमा आकृति होती है और कोरल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। यहां पर देखिए ये जो रीफ्स होती हैं एक्चुअली में कोरल पॉलिप से बनती हैं। कोरल्स एक खोल में रहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब ये कोरल्स मर जाते हैं, इनका जो पॉलिप मर जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। मल्टीपल लेयर्स कई सैकड़ों लाखों सालों में डिपॉजिट होते होते एक चट्टानुमा आकृति बना लेती है, उसे ही रीफ कहा जाता है। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये इंडो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं एल्गी के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिलता है, जहां पर 90% कोरल को जो एनर्जी मिलती है वो एल्गी से मिलती है। एल्गी सन रेज का इस्तेमाल करके खाना बनाता है और उनको रहने के लिए जगह कोरल्स देते हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर देते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कोरल्स के डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। ये मोस्ट फेवरेबल माना जाता है। नॉर्मली टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोरल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सैलिनिटी भी 27 to 40% होनी चाहिए। ये केवल सलाइन कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं। कोरल रीफ्स सैलो वाटर में ज़्यादा बेटर ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर इनफ सनलाइट मिल जाती है, जिससे जो भी एल्गीज होते हैं वो अच्छा खाना बना पाते हैं और कोरल्स को एनर्जी मिलती रहती है। 50 मीटर तक की गहराई सूटेबल मानी जाती है। यद्यपि थोड़ा और नीचे भी चलेगा, लेकिन ये गहराई 200 मीटर के नीचे नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोरल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंडोनेशिया में लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया है। अलग अलग पैचेस में उनके पास सबसे ज़्यादा ऐसा एरिया है जो कोरल्स का कवर्ड है। इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, चैगोज
यहाँ पर मैक्सिमम कोरल रीफ्स हमें देखने को मिलती है साउथ एशिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कोस्ट पर है, उनका एक प्रांत है क्वींसलैंड। ये लार्जेस्ट एग्रीगेशन है कोरल रीफ का। लार्जेस्ट एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा एक ही जगह पर कोरल रीफ की ये जो आकृतियां हैं वो आपको ग्रेट बैरियर रीफ में ही मिलेंगी। ज्यादातर दुनिया की कोरल रीफ्स आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलेंगे। इंडिया में 4 जगहों पर कोरल रीफ मिलते हैं: गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और गल्फ ऑफ कच्छ। इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया? हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से कोरल्स बहुत ही निगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करके हम इन्हें थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। ओशन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से 2009 से 18 के बीच में 14% कोरल्स खत्म हो चुके हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, वार्मर सी टेम्परेचर और लोकल स्ट्रेसर्स का क्या मतलब है? ज़्यादा फिशिंग करना, पोल्यूशन को बढ़ावा देना, अनसस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना और कोस्टल मैनेजमेंट अच्छे से ना करना, इनकी वजह से भी कोरल्स खत्म हो रहे हैं। इस संबंध में 2018 में एक प्रश्न आया था। ज़्यादातर दुनिया के कोरल रीफ ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं। 1/3 वर्ल्ड का जो कोरल रीफ है वो आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिल जाएगा। कोरल रीफ के पास ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल फाइला होते हैं कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये तीन के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और डी आपका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में है। ये भी ड्राफ्ट रूल्स हैं, अभी फाइनल नहीं किए गए हैं। 30 सितंबर 2021 को इनको पब्लिश किया गया था। इसमें यह है कि जब भी किसी नई एंटिटी को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जिस भी रीजन में वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वहां पर 24/7 कंटिन्यूअस सप्लाई होगी, ताकि किसी को डीजल जनरेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, बिकॉज ये पोल्यूशन कॉज करता है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक सेपरेट रिलायबिलिटी चार्ज भी लगा सकते हैं कि आप इस बात को इंश्योर करेंगे, आप रिलायबल बने रहेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूअस फ्लो इंश्योर करेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा सकता है अगर वो इन नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर एक बात आप और जानते रहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 7th शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों इस संबंध में कानून बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो पेनल्टी का भी प्रावधान कर सकते हैं कि अगर जो भी क्राइटेरिया रखा गया है कि आप कंटिन्यूअस फ्लो देंगे, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे, वो आप नहीं कर पाते हैं तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। अभी देखिए जो रूल्स हैं, दोज आर इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020। इसमें एक कंज्यूमर को एम्पावर किया गया कि वो लगातार क्वालिटी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अवेल करे। यहाँ पर मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग और पेमेंट और सप्लाई की रिलायबिलिटी, इनको भी इंश्योर किया गया था। स्टेट्स के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो इन रूल्स को इंप्लीमेंट करवाएं और डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए या नया कनेक्शन चाहिए तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत उन्हें मिल जाना चाहिए। उन्हें ये भी ऑब्लिगेट करना था कि वो राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करें कंज्यूमर्स को। कंप्लायंस भी इंश्योर किया जाए, नहीं तो वो पेनल्टी अट्रैक्ट करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे जो कि एग्रीकल्चर पर्पज से दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में जरूर थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 के बारे में है। यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो दुनिया भर में बच्चों के ऊपर एनालिसिस करता है। 2021 की जो रिपोर्ट है वो कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट को बच्चों के मेंटल हेल्थ पर इवेलुएट करता है, ना केवल बच्चों के बल्कि एडोलेसेंट और केयर गिवर्स जो बच्चों की देखभाल करते हैं उनके भी। ये देखता है कि किन वजहों से बच्चों को रिस्क हो सकता है या कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो घर पर, स्कूल्स पर या कम्युनिटी लेवल पर उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो ग्लोबल कमिटमेंट है, कम्युनिकेशन है और गुड मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के प्रावधान हैं, उनको इंश्योर करने के लिए दुनिया को अर्ज किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। उनसे निवेदन किया जाता है कि आप इस पर काम करिए। क्या निकल के आया? दुनिया भर में 15 से 24 आयु की उम्र के बच्चे, उनमें 5 में से हर एक बच्चा डिप्रेस फील करता है और उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। भारत में यह स्थिति 7 में से 1 बच्चे में है, मतलब लगभग 14% बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच में है, वो डिप्रेस फील करते हैं और उनका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। बच्चे ना केवल इमोशनल ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं बल्कि हाई लेवल ऑफ नेग्लेक्ट और एब्यूज भी फेस करते हैं सर्टेन केसेस में। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए दिया गया, बताइए सही है या गलत। दूसरा,
नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड में एक चेयरमैन, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेंबर्स होंगे। इलेक्ट्रिसिटी 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में है। कोरल रीफ, ज़्यादातर दुनिया के कोरल रीफ्स टेम्परेट वाटर में मिलते हैं। अब बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब मैं जवाब बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये डिस्कवरीज क्लाइमेट साइंस में मतलब डिस्कवरीज जो हुई हैं वो क्लाइमेट साइंस में हुई हैं। ब्लैक होल्स में लास्ट ईयर मिला था। रोड सेफ्टी वाला सही है। इलेक्ट्रिसिटी वाला गलत है, बिकॉज ये कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में नहीं। चौथा, कोरल रीफ का भी गलत है, बिकॉज ये ट्रॉपिकल वाटर्स में होते हैं, टेम्परेट में नहीं। सेशन की पीडीएफ ओनली गैस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।